बताइए, ये परिवारवाद की बातें करते हैं, इनका परिवारवाद शुरू करूं तो मेरा ख्याल कागज ही खत्म हो जाएंगे। कहां से शुरू करूं, कहां छोड़ूं इनका परिवारवाद। सो देश की जनता अब ये जान चुकी है। हाँ, एक बात इसमें जरूर है, एक बात इनके साथ मैं इत्तेफाक करता हूं, इन्होंने जो कहा कि धर्म हर एक का अपना अपना है। मैंने अपने धर्म को मानना है, अभिजीत जी ने अपने को मानना है। कोई धर्म किसी के साथ लड़ना सिखाता नहीं और किसी धर्म को कोई खतरा भी नहीं। लेकिन जब ये कौमी एकता की बात करते हैं, ये कहते हैं कि अच्छी बात है कि स्कूल कॉलेजों में ये नहीं होता कि हिंदू पढ़ेगा मुस्लिम पढ़ेगा। सही बात है, यूनिफॉर्म कोड। भाई आप मुझे बताइए, आपने यूपी में असेंबली चुनाव हुआ तो आपने कितने मुस्लिम को टिकट दी वहां? बताइए ना। आप सेकुलरिज्म की बात आप करते हैं, बताइए आपके इस वक्त आपकी कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट में कितने मुस्लिम चेहरे हैं? आपके मेंबर पार्लियामेंट के कितने मुस्लिम लोगों को टिकट दी? मैं कमजोर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सेकुलर इंडिया पे यकीन रखता हूं। आई एम द मोस्ट सेकुलर, मतलब मेरी सोच है। मैं कहता हूं कि सेकुलर हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन बीजेपी सेकुलरिज्म की बात मत करे। बीजेपी आप जवाब देना, आप सुनिए, जवाब दीजिए, आप अपने टाइम पे दीजिए। अब आप बात आई डेली वेजर की। आप डेली वेजर को अब ये कहते हो कि हमने चोरी की, आपको डेली वेजर लगाया, आप हमने गलत फैसले किए, चलो जी लग के डेली वेजर। अब आप ये पता क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाओ तो आपको रेगुलराइज करेंगे। भाई जब प्राइम मिनिस्टर आपके, एलजी आपके, होम मिनिस्ट्री आपकी बाजू किसने पकड़ी है जनाब उनको पक्का करने में? ये एक सवाल मैं पूछ सकता हूं? दो छोटी सी बात। नहीं, अब जवाब जब आप एक मैं आपके पास भी आता हूँ। जब आप परिवारवाद की बात करते हैं, तसद्दुक मुफ्ती को आप जानते होंगे शायद, ठीक है, मदनी साहब को भी जानते होंगे, मंसूर साहब को भी जानते होंगे, और भी नाम लो। मैं बताऊं, मैं जवाब दूं जी। हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी 2002 में जी। मदनी साहब ने आपकी बात की। मदनी साहब ठीक है, रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है उनके साथ, लेकिन मदनी साहब 2002 में एमएलए जीत कर आए थे। हमने जब पार्टी बनाई वो पहले एमएलए, 2008 में दोबारा वो एमएलए बने। अब आप बात करेंगे महबूबा मुफ्ती जी की मुफ्ती साहब की बेटी हैं, तो उनकी भाई मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी को एमएलए लोगों ने बनाया। तसद्दुक मुफ्ती की बात कर रहा हूं। अब आपने पीर मंसूर साहब की बात की, आप ही ने की ना, वो हमारी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। अब मैं पूछता हूं कि अगर वो शांगत से चुनाव लड़े तो लोगों ने एमएलए बनाया ना जी, हमने तो नहीं ना बना दिया किसी को। पार्टी कल को मुझे टिकट देती है 1 मिनट के लिए कि सोनू इनका पुराना आदमी है, बहू से लड़ता हूं या आरएसपुरा से लड़ता हूं। अगर लोग मुझे जिताएंगे तो एमएलए तब बनूंगा ना, ऐसे तो नहीं ना बन सकता। जब वो मुझे कहीं पॉइंट कर देखो, मैं ये बातें कहता हूँ कि ये बातें कहने की, मैंने ये बात कहने की। हाँ जी, आप दीजिए। देखो सबसे डोगरा साहब अभी आप इनके बाद सबसे बड़ी बात है पीडीपी अपना सोनू जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर कर दी है। मैंने बहू से लड़ूंगा, बड़ी मुबारक है आपको। मैं जरूर चाहूंगा कि आप चुनाव लड़े, आपको पता लगे कि क्या होना क्या नहीं है। बाहू से लड़ेंगे सोनू जी, बाहू से लड़ेंगे। परिवारवाद की मैं आपको बताता हूं, परिवार का बात का मतलब क्या है। परिवारवाद नहीं, हमारे यहां पर कई ऐसे हैं, एक परिवार से कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी देर से सेवा कर रहे हैं। जब वो लोग सेवा कर रहे होते हैं, देखिए परिवारवाद किसे कहा जाता है? जब एक परिवार पूरी पार्टी चला रहा होता है उसे परिवारवाद कहते हैं जनाब। ये थोड़ी ना एक उसके अंदर कोई अगर एमपी है, उसका बेटा भी अगर आगे एमपी बना है, चुनाव जीत कर आगे आया है, पिछले 20-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना कार्यकाल पूरा कर रहा है, यहां पर सेवाएं दे रहा है, उसको नहीं कहते। परिवारवाद का मतलब है जब एक परिवार पूरे का पूरा ही सिस्टम को चलाए। जिस तरह से कांग्रेस में है, पहले कौन था, फिर कौन था, आने वाले टाइम में कौन होगा आपके सामने, इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इस बार खड़गे साहब मनमोहन सिंह जी भी तो बेचारे आपको टाइम देते बेचारे रहे थे। अब आपको पता ही है क्या था क्या नहीं, वो भी आप जानते हैं, मैं क्यों उसमें जाना चाहूं। लेकिन एक परिवार को पूरा देश नहीं चलाना चाहिए। अब कम्युनल हार्मनी की आपने बात की है, देखें सोनू जी, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, मत इस तरह के लफ्ज यूज किया करें। मैं हमेशा आंकड़ों के साथ बात करता हूं, आपकी तरह हवा में बात नहीं करता। 2008 अमरनाथ लैंड रोड, हाई कोर्ट ने क्या कहा? चंद हिंदुओं को सच्छर छुपाने के लिए जगह दे दीजिए बालटाल में, वो बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं। आपकी महबूबा मुफ्ती जी को क्या हुआ था? क्यों उन्होंने हिंदू वर्सेस मुस्लिम और कश्मीरी वर्सेस डोगरा कराया था? कश्मीर के तो उन्हीं लोगों ने, बेचारों ने, जो उस समय श्रद्धालु रास्ते में फंसे, उनको गांव से ला कर खाना खिलाया। आपने क्यों हिंदू वर्सेस मुसलमान किया? आप किस नजर से देखते हो? एक नजर से देखते हो, हमारी दोनों आंखें, एक हिंदू की एक मुसलमान की आंखें, आपकी तरह एक नजर से नहीं देखते। कम्युनल हार्मोनी का मतलब बता देते हैं क्या होता है। कम्युनल हार्मोनी आपके सामने मतलब होता है जो मैंने आपके सामने पहले बात की कि अगर 2000 रुपए आते हैं, सारा बानों के खाते में भी आते हैं, गीता देवी के खाते में आते हैं। कम्युनल हार्मनी का मतलब सुनिए, देश में पहली बार इतिहास है, इस देश का सबसे बड़ा इतिहास, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, उसके बाद सबसे बड़ा इतिहास अगर किसी ने लिखा था तो गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने लिखा था। 4 साहबजादे उनके, फतेह सिंह, जोरावर सिंह और अजीत सिंह जी और
जुझार सिंह जी, जिन्होंने सबसे बड़ा बलिदान, जब तक सूरज चांद रहेगा इससे बड़ा बलिदान कोई नहीं दे सकता, आज तक उसको किसी ने याद किया बताएं। आज वीर बाल दिवस अगर मनाया जाता है तो उनकी शहादत को नमन किया जाता है, ताकि पता लगे किसने दूसरे के लिए अपने बच्चों तक की कुर्बानी दे दी। तो इसीलिए हम कम्युनल हार्मनी की हम बात, आप कम्युनल हार्मनी बात नहीं कर सकते। विनोद जी, मजेदार बात यह है कि बीजेपी के लोगों को बातें बहुत आती है, और जैसे अभिजीत जी कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या करने के लिए और रखे होते हैं जी। और कौमी सौहार्द की जो मैंने बात की, जिसके ऊपर चर्चा हुई आपकी, कौमी सौहार्द का मतलब ये नहीं है कि उसको मिल रहा है और उसको भी बराबर मिल रहा है। जो शुक्र मनाइए कांग्रेस का, जिन्होंने राइट की इक्वलिटी दी, और इसके राइट की इक्वलिटी के माध्यम से ये सायरा बानू के खाते में भी आ रहा है और गीता देवी के भी आ रहा है। हम लोग ये बात नहीं कर रहे, हम लोग ये बात कर रहे हैं आज राम मंदिर बनने के बाद भी राम जय श्री राम का नारा लगा के मस्जिदों के ऊपर झंडे लगाए जाते हैं। जब मंदिर बन गया है तो मंदिर का झंडा मंदिर के ऊपर ही लगे, मंदिर का झंडा मंदिर के ऊपर ही लगे, ना कि चर्च के ऊपर लगे जी। हम कौमी सौहार्द का मतलब ये कह रहे हैं कि आज मंदिर बनने के बाद जय श्री राम का नारा लगाते हैं ये लोग, और कौमी सौहार्द को तोड़ते हुए किसी भी दूसरे धर्म का झंडा चर्च के ऊपर लगा देते हैं, मस्जिद के ऊपर लगा देते हैं, गुरुद्वारे के ऊपर लगा देते हैं। ये कौमी सौहार्द ये है जी। वो कौमी सौहार्द नहीं है कि किसको क्या मिल रहा है। मुझे अफसोस होता है बार बार 84 के दंगों में जो आपने हाल की थी, आपको याद है? बेचारे हमारे सिख भाइयों के गले में आपने जलते हुए टायर चलाए थे। वो क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, सौहार्द की बात करो, वो क्या हुआ था, वो पूरा देश भली भांति जानता है। बाकी ये बैकडोर एंट्रीज की बात कर रहे हैं, बाकी ये बैकडोर एंट्रीज की बात कर रहे हैं। हम आपके लिए लाइव एग्जांपल देते हैं कि प्रधानमंत्री की एक बेटी, एक चीज निकलती है बीडीएस की, कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहता है बड़ा वृक्ष गिरता है उसके नीचे छोटे छोटे वृक्ष आ जाते हैं। ये कौमी सौहार्द की बात करेंगे? अरे रहने दीजिए बात जनाब, आप हिस्ट्री बोलती है आपका कितना कौमी सौहार्द रहा हुआ, इस तरह की बात ना कीजिए। आप हम लोग बजट की बात करेंगे, बजट की बात करने आए थे, बजट की कहीं बात नहीं हो रही, बात डाइवर्ट हो गई। बजट की बात करिए, जीपी फंड्स दीजिए सरकारी मुलाजिम को, कैजुअल लेबर्स को पक्का कीजिए, डेली वेजेस को पक्का कीजिए, और जो महंगाई का रेट जो आसमान छू रहा है उसको नीचे करिए, इसकी बात करिए। सोनू जी, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सुरेश डोगरा जी को एक बात बता देता हूँ कि लास्ट कैबिनेट मीटिंग जो 2014 के चुनाव से पहले हुई थी, उनमें ये मसौदा था कि इन डेली वेजेस को रेगुलराइज करना है, लेकिन आप दबाव में आ गए, कश्मीरी पॉलिटिशियंस के दबाव में आ गए, और 2 साल रिटायरमेंट की एज बढ़ा करके उस डेली वेजेस को रेगुलराइज करने के मसौदे को फाड़ दिया। आपको बता रहा हूं मैं। किसने फाड़ा? सरकार आपकी थी। हमारी सरकार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार में, आपकी सरकार में प्रधानमंत्री ये लोग लगाए करके आया करे, फिर आप बोलते बड़ा है। नहीं, फैक्ट्स हमारे पास है, इसलिए बात कर रहे हैं। अगर हमारी सरकारों ने लगवाया हुआ है तो कोई ना कोई वे आउट आप निकालिए ना। आपको उनको सब मजबूर करते हैं कि वो सड़कों पे आए, और बेचारे इतनी धूप में, पिछले इतनी धूप में ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया। कई लोग तो बेचारे धराशायी हो गए वहां पे, कई लोगों को हार्ट पेन हो गई, कई लोगों को बेचारों को चक्कर आ गया, कई लोग गिरे, और पुलिस ने जो उनके ऊपर लठ चलाई वो आप देख सकते हैं। और लठ किसके डायरेक्शन पे होती है, और ये आपको भली बात पता है जी, क्यों उनको बेचारे को मरनों पे इतना मजबूर किया गया कि वो सड़कों पे आए और मरण वर्त तक रखे उन्होंने कि हमें पक्का करिए। हम लोग 9000 में अपना पूरा निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग अपना फैमिली नहीं चला पा रहे हैं, उनको पक्का करिए। ये मुद्दे हम लोग लेके आए हैं जी। और सोनू जी से पहले पूछा था मैंने, आप कह रहे हैं सोनू जी कि आप भाऊ से लड़ेंगे, चलो खैर आप लड़ ली, वो मिसाल। लेकिन सवाल ये है कि जो 5 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं, जिसमें बारामूला श्रीनगर है, या फिर जम्मू रियासी और उधमपुर तो अनंतनाग वाली, कांग्रेस ने 5 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की प्रस्तावित सूची जारी कर दी है, तो कैसे अलायंस टिकेगा यहाँ पे? देखिए विनोद जी, ऐसा है, पहले तो मैं बता दूं कि मैं कोई दावेदारी नहीं चैनल पे कर रहा हूं कि मैंने कहां से लड़ना है। वो मैंने एक एग्जांपल दी थी, तो वो उसको सीरियस, हाँ ठीक है, पकड़ेंगे आप, नहीं कोई बात नहीं, पॉलिटिकल वर्कर का काम है, पार्टी कहेगी मैं लड़ लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी बात इसमें जो आपने कहा कि कांग्रेस ने, नहीं शुक्रिया, आप मेरे भाई, हम इकट्ठे नहीं हैं। मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी शॉर्टलिस्ट किए हैं, गलत क्या है?
कांग्रेस अलायंस में लड़े, हम अलायंस में लड़ेंगे तो उसके बाद क्या कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिकल अपनी पार्टी तो चलानी है ना, वहां अपने लोग तो असेंबल करने हैं। पीडीपी भी 5 सीटों पर अपने अपने लोगों को तैयार कर रही है, भी पार्टी को गेयर अप तो करना है ना। अलायंस में भी अगर लड़ना है तो कैडर को साथ लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने कैंडिडेट अनाउंस थोड़ी ना किया है। और मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी पार्टियां आपस में मिल रही हैं, टाइम लगता है विनोद जी। 4 भाई एक बाप के बेटे होते हैं, जब वो अपनी कोई किसी चीज को बांट रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, तो कितना टाइम लगता है, बरादरी बिठा के फैसले करने पड़ते हैं। तो ये चीजें हैं, टाइम लगेगा, कोशिश कर रहे हैं सब लोग, जब चुनाव आ जाएगा सब कुछ उसके सामने है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देश एक बड़ी समस्या से गुजर रहा है, हम उसके लिए हैं। यहाँ ये नहीं है कि सोनू एमएलए बनेगा नहीं बनेगा, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि देश को मैं कह रहा हूं हमने संविधान को बचाने की कोशिश करनी है। आज तो विनोद जी संविधान नहीं रह गया। अब आप मुझे बताइए, मैं एक एग्जांपल आपके सामने, चंडीगढ़ वाली देंगे ना एग्जांपल, नहीं उससे पहले भी, पहले झारखंड चलते हैं फिर चंडीगढ़ आते हैं। झारखंड में चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा, ईडी ने अरेस्ट कर लिया। ओके, कानून के अनुसार काम कीजिए, अगर मैं गलत हूं मुझे भी अरेस्ट करेंगे। एमएलए लिख के गवर्नर साहब के पास गए और परेड खुद गए सारे इकट्ठे होके, भी हमने ये नेता चुना, इसको ओथ दिलाइए। तो 3 दिन किस चीज पर लग गए? यहां तो मैंने ऐसे ऐसे फैसले देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि रात को 2:30 बजे गवर्नर हाउस में शपथ दिलाई गई। जी आपका जवाब देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, मैं तो झूठ नहीं कह रहा। आपके 2:30 बजे रात को, सुनिए मेरा सवाल तो सुनिए, जवाब देना। नहीं, कहाँ हुआ अभी तो मैंने चंडीगढ़ आना है ना भी आपने फैक्स मशीन नहीं बतानी है। मुझे आने तो दो, मैं झारखंड से शुरू हुआ हूं ना, टाइम लगता आते हुए। वहां आपकी क्या मजबूरी थी? दूसरी जो चंडीगढ़ में हुआ, मैंने नहीं कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल कहा, उन्होंने कहा वहां लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो उसके लिए जो प्रिजाइडिंग अफसर का रवैया है वो गैर जिम्मेवाराना, और हमने कोशिश की, वहां देखा है। और बड़ी बात जो प्रिजाइडिंग अफसर बने थे वो बीजेपी के ही एक नॉमिनेट वहां पर कारपोरेटर है चंडीगढ़ में, वो शरेआम कैमरे पे पकड़े गए। मैं तो, मेरा तो कोई इल्जाम नहीं। अब लोकतंत्र की बात देखिए, हम सरकार बनाने के लिए गवर्नर साहब के पास गए, यहाँ फैक्स मशीन उनकी खराब हो गई, दफ्तर में कोई स्टाफ नहीं था, कोई बात नहीं थी। तो आज मैंने शायद ईद थी, मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले भी जो शख्स यहां तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था। अब जिनकी फैक्स मशीनें खराब थी आज वो क्या कह रहे हैं, तो आज वो कहाँ है? तो ये चीजें हैं, मैं ये कहता हूं, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये अनडिक्लेयर्ड, बिल्कुल अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। बिल्कुल, मैं सोनू जी की बात का एक बात का जवाब दूंगा। देखें, झारखंड की जहां की आप बात कर रहे हो, जहां पर अभी 363 करोड़ रुपया कांग्रेस के एक नेता से पकड़ा गया, उसके बाद वो सारी मशीनें गर्म हो गई, आगे पीछे की गिना फिर भी नहीं जा रहा। और वो भी आज के जमाने में जब यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हुए बेचारा एक ठेले वाला भी अगर मूंगफली भी बेचता है तो वो 10 रुपए भी बेचारा यूपीआई से लेता है। लेकिन 363 करोड़ रुपया कांग्रेस के पास आज इस जमाने में, जब ये कहते हैं ईडी हमें सता रही है, आईबी और सीआईडी हमें सता रही है, तब भी इनके पास पाया जा रहा है। पहली बात तो झारखंड की अगर आप बात करते हो, 8 नोटिस ईडी ने उनको दिए थे, जिन महापुरुष की आज आप बात कर रहे हैं। 8 नोटिस के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। देश है जनाब, ये कोई परिवारवाद वाली सरकारें थोड़ी ना, जिसका जो मन करेगा वो यहां पर बात कर जाएंगे। रही बात आपकी फैक्स मशीन की जो दिक्कत है जनाब, उन्हीं के नाम के तो आप सीधे पढ़ते हो, वो ये कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया। इसका मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर व्यक्ति की है, सरकार की नहीं है। वो पहले भी ऐसे करता था, मान गए, अभी किया होगा भाई, किसी क्यों क्या किया होगा या आज क्यों किया होगा, मुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप उसके नाम के तो कसीदे आप भी पढ़ते हो, इसीलिए कम से कम आप इन बिटवीन डीप सी एंड डेविल ना रहे, अपने आप को क्लियर करें। जब आप सच को सच बोलेंगे, कॉल स्पेड इज स्पेड, उसको गलत ना बोले उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है वीरेंद्र जी, इतना आपको मैं बता देता हूं, मेरे दिल से तमन्ना है कि आप जरूर एमएलए बने, लेकिन एक दिक्कत है, आप वीरेंद्र सोनू ना हो कि अगर वीरेंद्र मुफ्ती होते तो एमएलए छोड़ के आप बिना इसके बिना मंत्री भी होते, टूरिज्म मिनिस्टर भी होते, शायद आपकी उम्र आप छोटी है, आपकी एज छोटी, शायद आप जेकेएस के ऑफिसर भी बिना पेपर दिए बन जाते हैं। लेकिन क्या करें, आप वीरेंद्र सोनू हैं, आप वीरेंद्र मुफ्ती नहीं है, बस ये दिक्कत है, यही परेशानी जी। सुरेश जी, अब सवाल ये उठता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमारा जो पोलिंग एजेंट होगा ऐसा होना चाहिए जैसे कुत्ता भौंकता है। कहते हैं कुत्तों को जब खरीदते हैं, आप पकड़ते हैं तो आप कान पकड़ के ऊंचा करते हैं ताकि कुत्ता भौंक। इस तरह की स्टेटमेंट देकर के आप अपने वर्कर्स का मनोबल बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? और फिर ये कहते हैं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है जी, उनका कहीं ना कहीं कोई आशय होगा, उनका ना कहीं कोई छुपा हुआ कोई इम्प्रेशन, कोई प्रभाव होगा, कोई छुपा हुआ, वो मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की। हो सकता है कि कोई उनका कोई ऐसा कोई उद्देश्य हो जो वो कहना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या रहा है मुझे नहीं पता। उन्होंने बेसिकली कुत्ता ही कहा है, वो भी भौंकने वाला कुत्ता का है। कोई उद्देश्य रहा होगा उनका, उनके मन में क्या था मुझे नहीं पता।
बाकी ये स्कैम की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों में एक शाह नाम के जो आदमी थे उनसे एक बहुत बड़ी बल्क में पैसे पकड़े गए, मुझे याद नहीं है उनका नाम। सिर्फ उस केस को इसलिए दबाया गया क्योंकि उनका देश के होम मिनिस्टर के साथ शाह नाम जुड़ता था, इसलिए उसका दबाया गया। स्कैम तो जगह जगह हो रहे हैं। कांग्रेस के किसी जन से कोई चीज पकड़ी गई, पैसे पकड़ी गए, तो उसको इतना हाईलाइट किया गया। उस आदमी को क्यों नहीं किया गया जो जिससे इतनी बड़ी जितनी 2-3 लाख नहीं पकड़ा गया है कि उसको हाईलाइट ना किया। चलो जितने भी हाईलाइट हुआ ना उसको सजा दीजिए, हमारे पास कानून है, उसको सजा दीजिए ना। वो क्यों ऐसी चीजें क्यों होती है जब अडानी के एयरपोर्ट पे इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी जाती है, उस मामले को दबाया जाता है, उस मामले को क्यों नहीं उजागर किया जाता? इसका मतलब है जिसकी लाठी है उसकी भैंस। आपके पास लाठी है, आपकी भैंस आपकी लाठी है, इसलिए उन मसलों को उजागर नहीं है। अभिजीत जी आपके पास आऊंगा, पहले इनसे जानना चाहूंगा वीरेंद्र सोनू जी, वाकई में ये लाठी के साथ सरकार चल रही है? देखिए इसमें दो राय क्या है, लाठी के साथ अभिजीत जी अगर सुन लीजिए आप। सुनिए मैं बताता हूँ। यहाँ पहले मैं स्कैम की यहाँ बात चली, इन्होंने कहा जी स्कैम, भाई जल शक्ति का एक स्कैम हुआ है, मैंने तो कहा नहीं ना, डोगरा जी ने कहा, इन्हीं की सरकार के सीनियर IAS ऑफिसर ने, उन्होंने लेटर लिखी है, उन्होंने कहा है जहां 10,000 करोड़, भाई यहाँ जम्मू कश्मीर की एजेंसियां छुट्टी पर गई हैं या अपोजिशन के लोगों पे काम पे लगाया, कीजिए ना उसकी इंक्वायरी। अगर उसने गलत कहा है उस IAS अफसर ने, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। देश के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ को समझते हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। और दूसरा स्कैम जो मैंने अपोजिशन ने कहा ही नहीं, इन्हीं की पार्टी के फार्मर MLC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया था कि जनाब एक बड़े नेता का PA जो है वो डायरेक्टर जल एंड माइनिंग कहता है हमारे से महीना लेता है, इस वजह से रेत की जो बजरी और रेट है वो बढ़ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्हीं की पार्टी के फार्मर MLC ने। तो एजेंसी कहाँ कहीं गए हुए हैं, कोई काम कहीं और लगा हुआ है जहां कोई भर्ती करने की जरूरत है, नौजवान लड़के भर्ती करो भी वो काम करें। तो विनोद जी स्कैम तो है ना, जो चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इल्जाम कौन लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का फार्मर MLC। इल्जाम किस पे लगा रहा है? इनके रूह वहां पर। इल्जाम कौन लगा रहा है? सरकार का सीनियर IAS अफसर। लगा किस पे रहा है? सरकार पर। ना कोई इंक्वायरी है, ना कोई FIR है। और छोड़ो तुम्हारी वाली बातें, भी उसको बुला के पूछो तो सही, अगर वो झूठा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, अगर वो सच्चा है तो जम्मू कश्मीर की जनता का सिस्टम पे विश्वास बहाल करो। वो किसने करना है? देखिए विनोद जी, सबसे पहली बात ये कि देखिए ये पहले भी जल शक्ति वाला। ये दोनों चीजें सच्ची है, झूठी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सच्ची है। जल शक्ति। वीरेंद्र मुफ्ती जी, सॉरी वीरेंद्र सोनू जी, आप कीजिए, आपके फर्क नहीं पड़ता आपके कहने से। आपकी ये आपकी मंशा है जो आपको वहां ट्यूशन दी जाती है भारतीय जनता पार्टी में। हाँ आप जवाब दें, लेकिन आपकी मंशा है, देश जानता है, लोग जानते हैं। सबसे पहली बात, एक मिनट में जवाब देना है टाइम। देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि मैं तभी कहता हूं प्लीज आंकड़े देखिए करिए, पढ़िया करिए चीजों को, उसके बाद आपको मिलेगा 12,000 करोड़ अभी आपने नाम ले लिया, 10,000 उसमें जो 10,000 करोड़ ले लिया, उसके अंदर 1200 करोड़ रुपए की तो कुल पेमेंट भी नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ही नहीं ना, जो चीज हुई नहीं मीडिया पर है। अरे भाई साहब, अशोक परमार जी कह रहे हैं कोई भी अपना दिमागी संतुलन खोल के कुछ भी बोल दे तो मैं उसको दाखिल कराओ ना मेरे पास पागल हॉस्पिटल में दाखिल कराओ, क्यों नहीं करवाते? वो तो किसी को मार भी सकता है। पार्टी को अगर किसी का संतुलन खो गया तो किसी को मार भी सकता है। 1200 करोड़ की पेमेंट नहीं हुई तो 10,000 करोड़ का स्कैम हो गया। अरे छोड़े जनाब, कौन सी दुनिया में मैं कहता हूं ये तो अभिजीत जी उसका इलाज कराओ और कुछ नहीं समय का होगा। अभाव है वीरेंद्र जी, समय का अभाव है वीरेंद्र जी। आप आए, सुरेश जी आप आए और अभिजीत जी आप आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों जाते जाते एक सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि राजनीति में धर्म को कितनी स्पेस देनी चाहिए, इस पर आप चिंता करें। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।